पूरे ग्लोबल मीडिया में साहब तहलका मचा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौजें रशिया यूक्रेन युद्ध में शरीक होने के लिए भेज दी हैं। कहा जा रहा है कि ये फौजें यूक्रेन में नहीं लड़ेंगी, लेकिन ये कुर्स्क में जहां यूक्रेन ने हमला किया है रूस के अंदर, वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। पहली अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई 3000 फौजें नॉर्थ कोरिया ने भेजी हैं। अब जो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस कह रही है साहब कि ये 3000 नहीं, ये तो 10,000 फौजें, और 10,000 मतलब एक डिवीजन वर्थ उन्होंने भेज दी है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फौजी दस्ता है साहब, छोटा मोटा दस्ता नहीं, एक डिवीजन, एक बड़ा लड़ाई के अंदर बड़ा दारोमदार एक डिवीजन से बहुत फर्क पड़ सकता है, और खासतर ऐसे क्रूशल क्षेत्र में जैसे कि कुर्स्क है। ये क्या हो रहा है साहब? ये नई डेवलपमेंट क्या है? इसका अंजाम क्या होगा? इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? साहब ये नई बात नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, नई बात नहीं है। क्यों? देखिए साहब, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, हाँ, तभी जब मैं लोगों को कहता हूं साहब ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज आपको आहट सुनाई दे रही है, तो कई मेरे साथी मुझे कहते हैं नहीं नहीं साहब वो आप ऐसे ही अलार्मिस्ट हो रहे हो, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन में है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये रीजनल लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। गलत साहब, गलत, माफ़ कीजिए, गलत। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में कई अंदाज हैं कि 1 लाख रशियन फौजी मारे गए हैं और 5 से 6 लाख यूक्रेनियन फोर्सेस मारे गए। मिडिल ईस्ट में 1 लाख के ऊपर, अब तो आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच जा रहा है, और वहां अभी और एस्केलेशन होने का भी स्कोप है। तो कोई 7-8 लाख लोग तो मारे जा चुके हैं अभी तक। 3 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा मिडिल ईस्ट में हो गया इजराइल का युद्ध, और ये युद्ध फैल रहा है, ईरान की तरफ फैल रहा है। और साहब बीच में अगर चीन जो है चढ़ बैठे ताइवान के ऊपर, और नॉर्थ कोरिया चढ़ बैठे साउथ कोरिया के ऊपर, फिर तो साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के पहले स्पेन के अंदर गृह युद्ध हुआ था, काफ़ी भीषण लड़ाई चली थी, जो कि फैसिस्ट फोर्सेस थे और जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके बीच में बड़ा भारी युद्ध चला था। इस युद्ध में अपने अपने प्रोटैगनिस्ट की मदद करने रूस ने फोर्सेस भेजे थे, ब्रिटेन फ्रांस वगैरह ने फोर्सेस भेजे थे, और वहाँ से जर्मनी और इटली ने फोर्सेस भेजे थे जनरल फ्रैंको की मदद के लिए। देखिए साहब, जहाँ युद्ध होता है जो प्रोफेशनल आर्मीज हैं वो उसको ट्रीट करती हैं कॉम्बैट लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी है ये युद्ध की। तो यहाँ हम अपने नए हथियार, नए वेपन सिस्टम, नई डॉक्ट्रिन्स, नई टेक्निक्स ऑफ फाइटिंग, नई टैक्टिक्स को ट्राई आउट कर लें साहब, किसी और के कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, ट्राई आउट कर लें। और वहाँ कहा जाता है साहब कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले 1930 की दशक में ये जो जर्मन फौजें वहाँ पे गई थी वो अपने पैंजर टैंक, वो अपने स्टूका डाई बॉम्बर ले गई थी, और पहली बार उन्होंने ब्लिट्सक्रीग का रिहर्सल वहाँ पे किया। और आपको याद है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 39 में शुरू हुई दशक के आखिर में, तो उन्होंने तो दुनिया को चौंका दिया था ब्लिट्सक्रीग टैक्टिक से पोलैंड के अंदर, जो कि वो टेस्ट आउट कर चुके थे स्पेन में। स्पेन को उन्होंने बनाया था कॉम्बैट लेबोरेटरी, और वहाँ पे उन्होंने तजुर्बा हासिल किया था लड़ाई का। ठीक है साहब, एक और उदाहरण, 1950 से लेकर 1953 तक कोरिया का युद्ध चला था, 3 साल भीषण युद्ध चला था। नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी हथियार रूस से लिए थे, और उसके चलते उन्होंने साउथ कोरिया पे आक्रमण किया था। उन्होंने सियोल पे कब्जा कर लिया, राजधानी पे, और धकेलते धकेलते सारे उनके फौजों को एक छोटे से, वो जो समुद्र के बरखिलाफ एक पूसान पेरीमीटर था, उसमें घुसेड़ दिया और चारों तरफ से उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तब अमेरिका ने, नेटो ने हस्तक्षेप किया था यूएन फ्लैग के नीचे, यानी यूनाइटेड नेशंस के झंडे के नीचे उन्होंने किया।
जनरल मैकार्थर वहाँ पे आए इंचॉन में। वो बड़े बड़े धाकड़ जर्नैल थे। उन्होंने इंचॉन में दुश्मन के पीछे लैंडिंग कराई नॉर्थ कोरिया के, और फिर काउंटर हमला शुरू किया, धकेल के सियोल को आज़ाद कराया, 38 पैरेलल तक पहुंच गए और कोरिया पे चढ़ बैठे, नॉर्थ कोरिया। प्यनगोंग पे फतह कर ली और फिर वो खदेड़ खदेड़ कर उनको चाइना के बॉर्डर यालू नदी की तरफ ले जा रहे थे। तब कम्युनिस्ट चीन में माओ से तुंग की सरकार आ चुकी थी और उन्होंने जो है वहाँ पे एकदम वार्निंग दी, चेतावनी दी, इससे आगे बताना नहीं तो हम लड़ाई में आएंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। तो जनरल मैकार्थर ने सोचा कहाँ ये बकवास कर रहे हैं, कहाँ ये आएंगे अमेरिका के बरखिलाफ, इनकी हिमाकत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इसके चलते वो चढ़ता रहा यालू की तरफ। उसके फोर्सेस ओवरस्ट्रेच हो चुके थे, उनका रसद वगैरह जो था वो उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट ओवरस्ट्रेच हो चुके थे, और यकायक चीन ने अचंबा हासिल किया। यालू नदी के खिलाफ के पार 1 मिलियन चाइनीज, 1 करोड़ चाइनीज CVF, चाइनीज वॉलंटियर फोर्सेस कि साहब हम तो अपने भाइयों की, कॉमरेड्स की मदद के लिए आ रहे हैं, ये कह के वो चढ़ बैठे अमेरिकन फौजों के ऊपर और वो भौचक्के रह गए। उनको खदेड़ के उन्होंने फिर दक्षिण कोरिया के अंदर खदेड़ा और सियोल पे कब्जा कर लिया, और तकरीबन फिर वो लड़ाई तकरीबन जीत रहे थे। फिर जो है उस वक़्त तो ये भी बात हो रही थी कि अमेरिका कह रहा था कि हम तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक़्त जो हैरी ट्रूमन साहब थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने सैक कर दिया जनरल मैकार्थर को कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन ना इस्तेमाल कर दे। तो साहब फिर उन्होंने हमला किया वापस, और फिर आखिरकार ये कहना पड़ेगा कि चीन और नॉर्थ कोरिया ने दे फॉट अमेरिका टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि 38 पैरेलल पे आके पहाड़ों की लड़ाई में बिल्कुल चक्का जाम हो गया, ना वो आगे बढ़ सके ना ये आगे बढ़ सके, और तब से लेके अब तक वो बैटल वहीं फ्रीज हो गई है। इट इज़ अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, फ्रोजन फॉर एवर।